हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो इतने दिन आपने काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां मनाई, लेकिन अब अंततः अपन को पढ़ाई शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत तेज़ गति से बीतता जा रहा है और ये टाइम एक बार जाने के बाद वापस आता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसका यूटिलाइज होना जरूरी है। आज अपन सबसे जो पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे वो है टेंस। और टेंस के बारे में आप सब जानते ही हो। टेंस आपका चिर परिचित टॉपिक है। टेंस की सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है कि टेंस इज ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टेंस एक समय अवधि है। अब इसको जो अलग अलग जो ग्रामेरियन है उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है तो उसको भी अपन समझ लेते हैं कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब which denote the time of action। टेंस क्रिया का वह रूप है जो हमें कार्य के समय का बोध कराता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो अपन देखते हैं बड़ा कि जो टेंस एक बहुत बड़ा वर्टब्रस की भांति है, इसकी अलग अलग टहनियां है। तो इसको देखते हैं कि इसके कौन कौन सी भाग है, कौन कौन सी टहनी है। सबसे पहले अपन इसको तीन भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो इसका प्रकार है उसको बोलते हैं अपन प्रेजेंट टेंस, मतलब एक ऐसा टाइम का पीरियड जो वर्तमान में हमारे हाथ में हो, अपने साथ में चल रहा है। सेकंड पास्ट टेंस, जो टाइम बीत गया, आज के पहले का जो टाइम है वो पूरा का पूरा जो पीरियड है आज से पहले से जब जितना भी जो पीछे गया वो सब पास्ट टेंस कहलाएगा। और ये जिसकी संभावनाएं देखने की किसी की नहीं है कि फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर आता नहीं है। जैसे जैसे अपना टाइम है ये पास्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और अपन प्रेजेंट में जीते जाएंगे। फ्यूचर एक अपनी आशा है, अभिलाषा है कि फ्यूचर में ये होगा, वो होगा, ये करेंगे। तो इसको हालांकि अभी तक नाम तो फ्यूचर टेंस का देर का है, बाकी इसका कोई ज्यादा औचित्य वाली बात नहीं है। इसको अगर फ्यूचर टाइम के रूप में पढ़ लिया जाए तो भी एक ही बात है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखो बेटा, जो अपन एक पुराने समय में भी कहते थे, कोई भी बात जिसको नोट करने का टाइम आता तो कहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी अंततः आ चुका है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हो, क्योंकि वापस अपन को पढ़ना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस से, पास्ट और फ्यूचर बाद में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल जो भी अपने हाथ में होता है टाइम, वो कोई भी कार्य, जैसे अभी अपन टेंस पढ़ रहे हैं तो कब पढ़ रहे हैं? आज, अभी प्रेजेंट टाइम है। अब देखो ना, प्रेजेंट टेंस के भी अलग अलग पार्ट्स हैं और इसमें अपन ने पढ़ा है कि देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग है। देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग है। अब जो इसका जो पहला भाग है उसको अपन देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं अपन। और आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और देन आफ्टर present
परफेक्ट टेंस, और ये जो चौथा पार्ट है इसका, वो जो सेकंड और जो थर्ड पार्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो इसका नाम बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार भाग। वापिस इनके बारे में देख लेते हैं। इंडेफिनेट अनिश्चित, तो अनिश्चित वर्तमान काल, और इसको अगर सिंपल के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा भी मानते हैं कि साधारण वर्तमान काल, और कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी क्रिया प्रोग्रेस पे रहने के बारे में बताया जाता है। और यह है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंतर्गत कार्य की पूर्णता का बोध होता है। और यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कार्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों का बोध होता है। असमंजस की स्थिति होती है। सेंटेंस को जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कार्य पूरा हुआ है या अभी कंटिन्यू में है। ठीक है, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट मार सकते हो। अब सबसे पहले अपनी जो हेडिंग रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसी वर्ब जो प्रेजेंट के बारे में बताती है, प्रेजेंट के बारे में बताती है, लेकिन जो वर्ब का फॉर्म होगा वो अपन का उसका फिक्स टाइम नहीं बताएगी कि इस एक्टर के द्वारा ये एक्शन जब भी किया गया तो उसका टाइम क्या था। हाँ, वो वर्क हुआ लेकिन उसका फिक्स टाइम अपन को पता नहीं चलता। जैसे राम रीड्स द रामायण, राम रामायण पढ़ता है, लेकिन राम के द्वारा रामायण को पढ़ने का टाइम क्या है ये अपन को पता नहीं है। वो एक रेगुलर या इरेगुलर रूप से इस कार्य को करता है, तो इसका जो टाइम हो गया वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो सीधी सी बात है, जैसा नाम है वैसा इसका काम है। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनकी। ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो थोड़ा सा अपन को समझने में आसानी रहेगी। अपन देखते हैं बड़ा टेंस के अंतर्गत जनरली अपन चार सेंटेंसों के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो अपन देखते हैं कि कोई भी कार्य जिसमें कार्य के होने का बोध होता है, जिसको अपन बोलते हैं अफर्मेटिव। दूसरा जिसमें कार्य के नहीं होने का बोध होता है, जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव। और तीसरा जिसके अंतर्गत किसी क्वेश्चन के पूछे जाने का बोध होता है, उसको अपन बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और चौथा क्वेश्चन भी पूछता है और मना भी करता है, तो हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में इनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। आप इसमें अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, लोग कुछ कहते हैं कि इसमें एस का, एस का, ये लगता है वो लगता है, वो कुछ भी नहीं है, वो इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसको अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं मान सकते। वो ठीक अपना एक पढ़ने का तरीका है, लोग अलग अलग प्रकार से याद रखने के लिए बताते हैं, लेकिन उसको अपन ये नहीं कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब वी यूज एस ए एस, नो। बट इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। देन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ये ध्यान दें, इन तीनों ही सेंटेंस के अंतर्गत अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में
डू और डज का यूज करते हैं। डू और डज, सीधी सी बात है। डू का प्रयोग कहां होगा, डज का प्रयोग कहां होगा, वैसे आपको पता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। और ये जितने भी टेंस है उन सब टेंस की जो बीमारी है वो आज ही अपन दूर कर देते हैं कि किसी में 2 हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी में 3 होगी। तो सबसे पहले अपन यही से पढ़ते हैं किसका प्रयोग किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। ध्यान दे भैया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसका लास्ट लेटर एस हो तो एस फोर क्या होता है, सिंगुलर। तो सीधी सी बात है, वो हेल्पिंग वर्ब जिसका लास्ट लेटर एस हो वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज में होती है। तो समझ में आ गई होगी कि डू का यूज कहां होगा, डज का कहां होगा, एस किसके लास्ट में, डज के। तो सीधी सी बात है, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और इसका प्रयोग जो भी प्लूरल के सब्जेक्ट होंगे उनके साथ। ध्यान देना, आई को प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बहुवचन का माना जाता है और पास्ट में जब भी अपन जाएंगे तो आई को अपन मानेंगे सिंगुलर का। अब और देख तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन है, ही, सी, इट और किसी भी प्रकार की कोई भी सिंगुलर नाउन। और इधर प्लूरल के अंतर्गत अपन देखते हैं वी, दे, आई हो गया, यू और इसके अलावा कोई भी ऐसी नाउन जिसमें 2 या उससे ज्यादा पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स का अपन को सेंस मिलता है, उन सब के साथ डू का यूज किया जाता है। तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब वाला क्या लफड़ा है। अफर्मेटिव के अंतर्गत होता नहीं है, बाकी तीनों में डू और डज का यूज, डू का यूज बहुवचन के साथ और डज का यूज सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ। अब उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब वही बात है भैया, इसको भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ध्यान दें, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब के रूप में मान लो, चाहे मेन वर्ब के रूप में मान लो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें होता नहीं है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब पे आना होता है। तो अपन जो भी वर्ब है मेन, मुख्य क्रिया, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जा रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बट यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है उसी कंडीशन में वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। ध्यान दें, एस या ईएस का यूज उसी कंडीशन में करेंगे जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब यहां पर आपदा ये आती है कि एस का यूज कहां करेंगे और ईएस का यूज कहां करेंगे। ईएस का देख लो, एस का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईएस का यूज वो वर्ब जिसका लास्ट लेटर ओ, एक्स, सी एच, सी डबल एच, डबल एस, एस एच ईटीसी। कोई भी वर्ब इन लेटर्स के साथ अगर एंड होती है तो उस वर्ब के साथ ईएस जोड़ दो, इसके अलावा जो भी बची उनके साथ एस जोड़ दो। फॉर एन एग्जांपल जैसे जियो को। अब गो से पहले कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट हो गया सीता, अब वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करना है क्योंकि सीता एक ही है, सिंगुलर है। अब एस का यूज करेंगे या ईएस का। यहां देखो, अगर वर्ब का लास्ट का लेटर ओ, एक्स, सी एच, सी डबल एच, डबल एस, एस एच इनमें से कुछ है तो ईएस जोड़ेंगे, या ओ है मतलब इसी प्रकार से जैसे टीच, TEACH, लास्ट का लेटर CH है तो अपन ईएस जोड़ेंगे। बट जैसे COME कम है, लास्ट का लेटर ई है, ये यहां पर नहीं लिखा तो इसके साथ कैसे ऐड करते हैं ये। अब यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर का नहीं है, जैसे अपना सब्जेक्ट हो गया दे, उस कंडीशन में अपन वर्ब के साथ ना तो किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और ना ही ईएस या एस का यूज करेंगे। ये एस या ईएस का यूज क्यों करते हैं, ये आपके यही समझ में आ गई होगी
क्योंकि कोई भी वर्ब तब तक सिंगुलर नहीं होती है जब तक उसके लास्ट में एस ऐड नहीं हो जाता। अब यहां ये अपन ऐड करते हैं तो ऐड करने का कारण यही है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत अपन ने पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो अपना सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे अपन ये जोड़ते थे। ठीक है, अब इसके बाद में यहां इन तीनों के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, नो मैटर, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला झंझट यहां समाप्त हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर का था तो डज का यूज हो गया और प्लूरल का था तो डू का यूज हो गया। अब एक वचन बहुवचन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, या में उनकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना और अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी मार लो। अब देखो, अब क्या अपन को एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछते हैं। अपने को सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उसमें मेन वर्ब ब्रैकेट में होगी और उसकी करेक्ट फॉर्म विद हेल्पिंग वर्ब अपन को फिलअप करनी पड़ती है। अपन को कोई नहीं बताता है कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। अब उस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को जरूरत पड़ती है अलग अलग प्रकार के कुछ टाइमिंग बताने वाले वर्ड्स की। तो ज्यादातर जो वर्ड है वो एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं और कुछ बिना एडवर्ब के एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाते हैं, या अन्य जो टाइम फ्रेज है वो आ जाते हैं। तो ज्यादातर जो मोस्टली वर्ड होते हैं वो एडवर्ब के रूप में आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एडवर्ब है या ऐसे कौन कौन से जो टाइम को शो करने वाले वर्ड है जिनको देखकर अपन को ऐसा लगता है कि हाँ यार ये टाइमिंग स्केल है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो कार्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हुआ है। देखो कुछ एडवर्ब्स अपन पढ़ते हैं। सेल्डम, यूजुअली, जनरली, always, regularly, rarely, often, sometimes, every day। ध्यान दें, एवरी डे। अब जो ये डे है इस डे के साथ साथ कोई भी जो टाइम की यूनिट है वो अपने लिए ऐड हो सकती है, जैसे एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी फोर्टनाइट, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी मोमेंट। कुछ भी टाइम की यूनिट है इसके साथ हो सकती है। तो इसमें ये नहीं कि भाई एवरी डे आएगा तो ही अपन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत मानेंगे, और अगर एवरी मंथ आ गया नहीं साहब हमने तो एवरी मंथ पढ़ा नहीं। एवरी के साथ किसी भी प्रकार की टाइम यूनिट आती है तो ये सही होगा। फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, डेली, ये कुछ एडवर्ब्स है। seldom, usually, generally, always, regularly, rarely, often, sometimes, every day, every night, every month, every week, और frequently, occasionally, daily। इनके अलावा और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देखकर अपन बता सकते हैं कि ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जैसे once in a day। अब वही बात है भैया, यहाँ जो डे है वहां पर भी डे है, डे नाइट वगैरह वगैरह ये कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार से
ट्वाइस इन ए डे, थ्राइस इन ए डे, मतलब कुछ भी हो सकता है, डे की जगह नाइट, मंथ वगैरह वगैरह। और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, किसी भी जो अपने डे जरूर का नाम, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, या फिर बड़ा जैसे अपने मंथ का नाम आता है, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, ऐसे चलते रहते दिसंबर तक। और जो भी सीजन है, जैसे इन समर है, इन विंटर है, ये ऐसे चलते जाते बेटा। इस प्रकार के अगर कुछ भी है तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। अब ये तो अपन को फिक्स मिल जाएगा यार, सेंटेंस का अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। जैसे अपन अगर एग्जांपल देखने की बात करें कि कैसे होते हैं, अपन एक बार एग्जांपल देखें। अपन को किसी ने कह दिया भाई इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल अप करो। वी टेक फूड ट्वाइस इन अ डे, हम एक दिन में 2 बार भोजन लेते हैं, करते हैं एक दिन में 2 बार। लेकिन वो 2 बार कौन कौन से टाइम वो नहीं बताया, कर्ता के द्वारा के या के होने का वो तो हो रहा है, लेकिन उसका टाइम है वो इंडेफिनेट है। इसलिए अपन यहां पर करेंगे टेक। क्यों? क्योंकि इंडेफिनेट टेंस के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया अपन ने। क्यों? क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। पता कैसे चला कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है? ध्यान दें, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी नोट आता है, इट मीन सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट मीन सेंटेंस इंट्रोगेटिव। और जब दोनों भी है, नोट भी है और इंट्रोगेटिव मार्क्स भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और जब दोनों ही नहीं है तो अपना सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव है, या दोनों नहीं है, ना नोट है ना प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, न किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगी। अब वर्ब के साथ ऐसे यस, यहां देखो वी यानी हम, सब बहुवचन का बोध हो रहा है, और वर्ब ऑटोमेटिक बहुवचन की होती है, तो इसके साथ ना तो अपन एस लगाएंगे ना ही ईएस। ठीक है, ऐसे एग्जांपल चलते रहते हैं। या अपने बुक्स के माध्यम से एक्सरसाइजेज देखो और वहां पर सोल्व करो कि ये जो एडवर्ब संयुक्त की सहायता से अपन सेंटेंस को सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है बेटा जिसके अंतर्गत एडवर्ब नहीं होती है, फिर भी अपन को टेंस तो पहचानना पड़ेगा, वर्ब फिल अप करनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंतर्गत अपन ये देख सकते हैं कि यार ये सेंटेंस में ये पहचान है, या इस सेंटेंस में ये बात है जिसके कारण से अपन कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये बात है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहली बात, कुछ सेंटेंस होते हैं बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है ना जिनको सब सही मानते हैं। यूनिवर्सल मतलब वैश्विक, हर नागरिक चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग क्यों नहीं करता हो, इन स्टेटमेंट को सही मानता है। ऐसे अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो सीधी सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगी। फॉर एन एग्जांपल,
the earth that move around the sun, जो अपनी अर्थ है पृथ्वी उस सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। ये बात सब लोग मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का भी। तो बिना किसी को पूछे, बिना कोई टाइम, कहीं पर भी बेडरूम नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है, लेकिन चक्कर लगाती है, रेगुलर एक्शन है, तो सीधी सी बात है मूव। अब यह मूव कर दिया, बट सब्जेक्ट अर्थ एक ही है, तो इसके साथ ऐसे यस का यूज होगा, ऐसे। तो बहुत सारे ऐसे अपन सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, और जितना ज्यादा अपन एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। और ऐसे एग्जाम्पल आप ज्यादा से ज्यादा सोचने की कोशिश करें। जैसे यहां पर आ जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, देयर आर 4 डायरेक्शंस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जिनके अंदर तो टाइम नहीं होता है, लेकिन अपन बिना टाइम सेंटेंस को पढ़कर ही ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके अलावा हैबिचुअल स्टेटमेंट, हैबिचुअल स्टेटमेंट मतलब आदत संबंधी वाक्य। कोई भी सब्जेक्ट हो, उस किसी भी प्रकार की आदत के बारे में बताया गया है। जैसे अपनी आदत है कि अपन दिन के दौरान नींद लेते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ये अपनी आदतें। हिरण दौड़ता है, कुत्ते अनजान व्यक्तियों पर भौंकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अनजान व्यक्तियों पर भौंकते। ही कुत्तों की एक आदत है, तो आदत के लाचार डॉग्स, बहुवचन की बात आ रही है, तो यहां पर सीधी सी बात है बार्क, और भौंकते हैं। ये तो है नहीं भाई आज भौंक दे अब कल नहीं भौंकेंगे, ये तो इनके द्वारा डेली रूटीन में होने वाला काम है। तो ये हैबिट हो गई। किसी की कोई आदत है, किसी की कम खाने की आदत होती है, किसी की ज्यादा खाने की आदत होती है, तो ये सब की अलग अलग आदतें हैं और इनको अपन पढ़ते रहते हैं। अब हैबिचुअल स्टेटमेंट के बाद रेगुलर एक्टिविटीज, नियमित गतिविधियां। हमारे डेली रूटीन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे रेगुलर एक्शंस है जो होते हैं, डेली होते हैं। जैसे हमारे द्वारा हमेशा रामायण पढ़ी जाती है, हमारे द्वारा हमेशा शाम को लेट सोया जाता है, या हम जल्दी उठते हैं, किसी को सुपारी चबाने की आदत है, किसी को तंबाकू चबाने की आदत है, डेली वो काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें, मनीष मनीष गो टू जिम अर्ली इन द मॉर्निंग। मनीष प्रातःकाल जल्दी जिम जाता है, ये उसकी हैबिट बन गई। तो सुबह उठना है, जल्दी उठना है और अपन को जिम जाना है। मनीष गो, बट मनीष क्या कह रहा है कि मैं तो एक दिन दादा सिंगुलर हूं, तो वर्ग को भी सिंगुलर बनाओ, ये बनाया। इस प्रकार से अपन को ये चीजें देख रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखेंगे। इनके बाद में परमानेंट सिचुएशन, मतलब एकदम फिक्स स्थिति। तो मतलब आप कोई भी जैसे
स्थिति है, कुचामन फोर्ट है वो कुचामन में स्थित है। इसकी परमानेंट सिचुएशन तो नहीं, आज यहाँ है तो कल नहीं होगा। जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें, बस स्टॉप पे खड़ी है तो वो परमानेंट थोड़ी बस स्टॉप पे खड़ी रहेगी, वो आगे भी जा सकती है, तो वो टेम्परेरी सिचुएशन हो गई, है ना। जैसे कोई लोग फिक्स है कि हम तो कुचामन के रहने वाले हैं, तो उनकी परमानेंट सिचुएशन हो गई। कुछ लोग जैसे कुचामन में पढ़ने के लिए आए हैं और टेम्परेरी टाइम के लिए आए हैं, तो टेम्परेरी। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जो परमानेंट है, और आपको लगता है कि हाँ यार ये तो परमानेंट सिचुएशन है, तो वहां पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानो और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करो। जैसे थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान से देखें। कॉपर फाइंड इन राजस्थान, तांबा राजस्थान में पाया जाता है। अब तांबा राजस्थान में पाया जाता है, फिक्स है, मतलब राजस्थान का कोई इलाका जैसे झुंझुनू है, झुंझुनू में खेतरी है, वहां पर तांबा पाया जाता है, ये एक फिक्स सिचुएशन है। अब इसको फिक्स मान तो लें, चलो मान लिया, सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसमें सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, कर्ता, काम को करने वाला, कॉपर, ये तो एक मेटल है, ये क्या काम करते हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं बेटा जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं होते। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट हो सकता है वो सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट था, भाई पाया जाता है, हम लोग किसी ने तो इसको ढूंढा है तभी तो मिला, लेकिन ढूंढने वाला कौन है उसका नाम हमारे यहाँ नहीं बताया गया होगा, तो ये बातें बताई गई है। तो तांबा यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, सीधी सी बात है, पाया जाता है व्हाट, क्या, कॉपर, इट मींस ऑब्जेक्ट। और आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस देखे जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, और पढ़े भी होंगे ना पिछली क्लास में कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस, कि पैसिव वॉइस का अगर कोई सेंटेंस है तो उसकी स्टार्टिंग है वो ऑब्जेक्ट से कर देते हैं। अब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो सीधी सी बात है इसके अंदर पैसिव फॉर्म लगेगी, हाँ रहेगा तो टेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन फॉर्म में वो पैसिव की लगेगी। अब थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ कि अगर अपना सेंटेंस जब एक्टिव में था और उस टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसको अपन ने पैसिव में बदला तो क्या हुआ क्या बेटा, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो सेंटेंस है इज आर एम में चेंज, तो यहां पर इज आ रहा है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फाइंड, फाउंड, ये तो कॉपर इज फाउंड इन राजस्थान। अब ये बात यार इस तो कंटिन्यूस में होता है, हाँ होता है, लेकिन अपन ने इसको पैसिव फॉर्म के अकॉर्डिंग फिलअप किया है, और पैसिव फॉर्म अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस तो उसमें इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ जो सेंटेंसेज है वो होते हैं साइंटिफिक स्टेटमेंट, मतलब वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित वाक्य। ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है जिनको पढ़ते अपन को ऐसा लगता है कि यार ये बात तो किसी साइंटिस्ट ने अपन को बताई है, तो सीधी सी बात है साइंटिफिक स्टेटमेंट कहलाएंगे, है भाई। जितने भी जो आप साइंटिस्ट के नाम जानते हो उन्होंने अलग अलग बातें बताई, साइंस की बुक में पढ़ते हो फलाने साइंटिस्ट ने ये बात बताई, फलाने ने ये बात बताई, तो सबके सब सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। भले ही वो सेंटेंस किसी टाइम में बताया हो, कभी भी बताया हो, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
एवरीथिंग फॉल ऑन द अर्थ कॉज टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब कोई भी चीज है वो पृथ्वी पर गिरती है, उसका कारण क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल। ये बात आपने सोची नहीं, तो जिसने भी गुरुत्वाकर्षण बल बताया है, चाहे न्यूटन हो या कोई जो भी है, उन्होंने ये बात बताई तो एक साइंटिफिक स्टेटमेंट हो गया। अब उन्होंने बात बताई तो सीधी सी बात है, ये बात है किसी भी समय बताई अपन को कोई मतलब नहीं, अपन ये कहेंगे ये बात है किसी साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई है, तो इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत मानेंगे। तो फॉल्स, एवरीथिंग फॉल्स ऑन द अर्थ कॉज टू ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स मैथमेटिक्स के जितने भी जो कुछ क्लू है, स्टेटमेंट है, जैसे 2 and 2 makes 4 है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आप पढ़ते रहते हो। इनके अलावा कुछ ऐसे एक्शन जो हमारे जो बॉडी है उस बॉडी के सेंस ऑर्गन करते हैं या अपना माइंड या हार्ट के द्वारा एक्शन होते हैं, उन बहुत सारे वर्ब्स के अंतर्गत भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। अपन चाहे सुने चाहे नहीं सुने, लेकिन अपने कान है ये कार्य करते हैं कि जैसे ही पक्षी चहचहाएंगे तो उनको सुन लेंगे, तो वो भी किस में हो जाएगा? प्रेजेंट डेफिनेट। बगीचे में फूलों की खुशबू आती है, स्मेलिंग का काम अपना नोज कर रहा है यार, नाक कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और ये जो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अलग अलग प्रकार की कंडीशंस है। इसके अब आपका काम है होमवर्क कि ज्यादा से ज्यादा इसकी एक्सरसाइज सोल्व करें और उनमें ये ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन लगाई गई है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा होने के बाद आज अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस सतत वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत, प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू रहा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये सब क्रियाएं अपने द्वारा कंटिन्यू है, लगातार जारी है। अनकंप्लीट या प्रोग्रेसिव, अलग अलग नाम है इसके। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प देने वाली वर्ब, ये वर्ब सेंटेंस के अंदर आती नहीं है, बट उसको अपन जैसे भी ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी टाइम बताने में हेल्प करने वाली वर्ब है ये। देखो वो वर्ब कौन सी है? ईच, आर, ईच, आर, एम। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनके यूज कहां कहां किए जाएंगे, आप सबको पता है। क्यों? क्यों इसके लास्ट में क्या है? एस, एस फॉर सिंगुलर। सीधी सी बात है, इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम आपको पता है आई के साथ यूज होता है, पीछे कौन बचा? आर। सीधी सी बात है, प्लूरल के साथ होगा, कोई बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज अपने आप सीखे। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। अब चाहे ये बोलो कि इसके साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, या सीधी सी बात है इसको लोग ये भी बोलते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, या ये बोलो कि इसमें मेन वर्ब के रूप में जिरेंट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की फॉर्में हैं जिनका जहां यूज करना है वहां यूज करो, कोई मनाही नहीं। क्यों? क्योंकि बातें अलग अलग है, बल्कि उसका कहने का तात्पर्य एक ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हो, जिरेंट फॉर्म को। रिजल्ट शब्द का सेम रहता है कि जैसे रीड कहेंगे तो बढ़ेगा रीडिंग। अब इसका नाम कुछ भी बोलो, अपने क्या फर्क पड़ता है? तो ये आईएनजी लगाना है। अब इसमें एडवर्ब,
एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसमें भी कुछ ऐसे शब्द है ना जो अपन को टाइम बताने में काम आते हैं, जैसे ना, अभी, nowadays, still, today, tonight, at this time, at this moment। ऐसे बहुत प्रकार के वर्ड है जो अपन को ये बात बताते हैं कि इसमें कोई भी वर्क हो रहा है या कोई भी एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान में हो रहा है। ऐसे टाइम को बताने वाले वर्ड, इनके अलावा बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो आपकी ये हेल्प करेंगे कि हाँ यार सब्जेक्ट ने कोई भी कार्य किया वो इस समय में किया है। अब इन एडवर्ब के हिसाब से अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो नाउ आई टीच ग्रामर। नाउ आई टीच ग्रामर, अभी मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं। नाउ अभी मतलब प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत, तो आई के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब वी यूज एम, एंड व्हेन वी यूज इज आर एम एज ए हेल्पिंग वर्ब देन वी यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टीच प्लस आई एम टीचिंग। तो अपना सेंटेंस हो जाएगा नाउ आई एम टीचिंग ग्रामर, टुडे it rain, today it is raining, आज वर्षा हो रही है। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट के अंतर्गत हो रहा हो उसमें शो करने वाला ये कुछ वर्ड है जो अपन को यही बताते हैं कि कार्य अभी भी कंटिन्यू में ही है। देखो ये तो इसकी एडवर्ब्स और टाइम बताने वाले वर्ड, इनके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी भी है ना जो बिना एडवर्ब के भी अपन को बता देते हैं कि देखो इसमें एडवर्ब नहीं है लेकिन फिर भी यहां आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें है टेम्पररी सिचुएशन। टेम्पररी सिचुएशन मतलब कि अस्थायी अवस्था, अस्थायी अवस्था, ऐसी अवस्था जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित। फॉर एन एग्जाम्पल के अगर अपन उदाहरण की बात करें कि ऐसी कौन सी अवस्था है, जैसे अपने खुद का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मेरा आई gap live in कुचामन सिटी टू टीच। मैं पढ़ाने के लिए कुचामन शहर में रह रहा हूं, रहता हूं नहीं, रह रहा हूं। तो जब तक पढ़ना है तब तक कुचामन में रहना है। कि टेम्पररी सिचुएशन है, परमानेंट सिचुएशन नहीं है। तो आई एम लिविंग, जैसे birds gave fly over the sea, पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि परमानेंटली वो समुद्र के ऊपर उड़ते रहते हैं, हाँ उड़ते उड़ते आ रहे थे, रास्ते में समुद्र आ गया तो वो क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से उड़ रहे, उनकी टेम्पररी सिचुएशन हो रही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द सी। तो ऐसे ध्यान रखना, जो भी सेंटेंस हो जो ये बताते हैं कि इसमें परमानेंट सिचुएशन नहीं है। इनके अलावा देखो ना कुछ सेंटेंस जिनके स्टार्टिंग में लुक, देखो, लिसन, सुनो, नोटिस, ध्यान दो। ऐसे बहुत सारे वर्ड है
जो अचानक अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। अचानक इसलिए कि अगर अपन थोड़ी देर ध्यान नहीं देंगे तब तक तो एक्शन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जिसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए लुक, देखो, someone is crying, अरे देखो कोई रो रहा है। सुनो, someone is singing a song, है ना। ऐसे बहुत सारे, नोटिस, ध्यान दो, anyone is calling you, कोई आपको पुकार रहा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो अचानक अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, मतलब अल्प समय के लिए है, अगर ध्यान दे लेंगे देख लेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार से बड़ा ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया जो एक समय के दौरान जारी रहती है, कंटिन्यू रहती है, प्रोग्रेसिव रहती है, नहीं कि उसमें कंप्लीट होने का सेंस अपन को मिलता है। अब इसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि एज ए हेल्पिंग वर्ब वी यूज इज आर एम एंड मेन वर्ब्स, जिरेंट फॉर्म, ये सब चीजें बिल्कुल इजी सा टेंस है और एग्जाम के अंतर्गत लगभग जनरली इस टेंस में एक सेंटेंस पूछ लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। अब कंटिन्यूअस के बाद अपन देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जहां परफेक्ट शब्द आ गया वहां आप खुद को परफेक्ट हो जाना चाहिए कि हाँ यार, यहां पर कोई भी जो कार्य किया गया वो एकदम पूर्ण है, पूरा हो गया काम, तभी तो परफेक्ट का नाम आया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान समय के अंतर्गत कोई काम हो पूरा किया गया। अब इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन हैज या हैव का यूज करेंगे। अब बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हैज का यूज कहां होता है और हैव का कहां होता है। ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। और आपको पता है कि आई प्रेजेंट टाइम में इस ग्रुप में यानी कि प्लूरल वाले ग्रुप में रहता है। मेन वर्ब की बात करें ना तो मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म जरूर नहीं है कि ईडी लगाने से बनती है या सेम रहती है या सेकंड फॉर्म के जैसी होती है, सबकी अलग अलग होती है। हाँ, जनरली कुछ 70-80% तक फॉर्म में होती है बेटा जिनके ईडी या सिर्फ डी ऐड करने से उसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है। बाकी सब के आपको वर्ब अलग अलग हिसाब से लर्न करनी पड़ेगी। वर्ब आप एक दिन में याद नहीं कर सकते, डेली का रूटीन बनाओ कि हमें डेली की 5-4 तो जितनी भी है वो अपन को नई नई वर्ब देखना है। जब भी अपने सामने कोई नई वर्ब आएगी तो उसके अपन फॉर्मों के बारे में जरूर सोचेंगे। अब एडवर्ब जो आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड जो ये कहते हैं कि देखो भैया ये काम तो पूरा हो चुका लेकिन प्रेजेंट टाइम में, जैसे रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली, लेटली, still now, yet, so far, ऐसे वर्ड जो ये कहते हैं जैसे ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, ऐसे वर्ड जो ये कहते हैं कि ये वर्क तो पूरा हो गया और आज ही अभी प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत पूरा हुआ है। जैसे
स्टिल नाउ, अभी अभी। तो आई गैव टीच कंटिन्यूअस टेंस स्टिल नाउ, मैं अभी प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है वो पढ़ा चुका हूं। तो आई, अब आ जाओ, आई के साथ है जाएगा या हैव आएगा? हैव, आई हैव taught continuous tense still now, या Manish already मनीष गैव ऑलरेडी गैव लर्न कंप्यूटर, मनीष पहले से कंप्यूटर सीख चुका है, मतलब पहले ही ये काम हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पर बीच में आया तो अपने क्या फर्क पड़ा, तो दो कैप दे रखा है, एक में हेल्पिंग वर्ब लगाओ, एक में मैनुअल। मनीष के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, और लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, LEARNT। इस प्रकार से सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ये है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंतर्गत कार्य को पूरा करने का बोध होता है। यहाँ जो येट वाले सेंटेंस है, ये येट का यूज ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे सुरेश अभी तक इंग्लिश नहीं सीख चुका है। सुरेश नॉट लर्न इंग्लिश येट, येट अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो चुका है। नेगेटिविटी का ये जो सेंस है वो देता है, तो सुरेश हैज नॉट लर्न इंग्लिश येट। इस प्रकार से ये चीजें से होती है। अब इनके अलावा एडवर्ब के अलावा वैसे कौन कौन से कंडीशन है जो हमें ये शो कराते हैं कि भैया इसमें जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखो कोई भी कार्य जो हुआ तो था पास्ट के अंतर्गत, लेकिन उसका इफेक्ट एट प्रेजेंट टाइम में है, एक्शन इन पास्ट बट इफेक्ट इन प्रेजेंट, एक्शन इन पास्ट बट इफेक्ट इन प्रेजेंट। कार्य पहले हुआ था लेकिन उसका प्रभाव आज भी है। जैसे किसी की बचपन में अंगुली कट जाती है, कटी आज के 5, 10, 15, 20 जो भी साल पहले, लेकिन उसका प्रभाव आज भी दिखाई दे रहा है, उसका प्रभाव आज भी दिखाई दे रहा है, अंगुली कटी हुई है। तो माई फिंगर चाइल्डहुड, माई फिंगर गैप कट इन चाइल्डहुड, मेरी अंगुली बचपन में कट चुकी है या बचपन में कट गई। बोलने में ऐसा लग रहा है यार सेंटेंस तो पास्ट का है, बट इसका इफेक्ट अभी है, मेरी अंगुली मतलब अभी मेरे सामने है। तो यहाँ पर माई फिंगर हैज कट, कट की बड़ा तीनों फॉर्म में वो सेम रहती है, कट कट कट। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे दरवाजा टूट चुका है, अगर दरवाजा अभी भी यहीं पड़ा है टूटा हुआ आपके सामने है, चाहे टूटा 3 दिन पहले लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, तब तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। और दरवाजे को उठा के यहाँ से वो ले गया, दरवाजा नहीं, उसका प्रभाव आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तब वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कंप्लीट भी है और कंप्लीट है भी नहीं, दोनों बातें होती है। क्योंकि इसको सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के दौरान एक सेंस आता है कि यार कार्य अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट जब सिर्फ सेंटेंस को पढ़ते हैं, सोचते कुछ नहीं, तब सेंटेंस ये कहता है भैया अभी जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन का यूज होता है, हैज बीन या हैव बीन का यूज होता है। अब देखो और थोड़ा सा बाद में समझते, पहले इस मैन वर्ब के बारे में देखेंगे। मैन वर्ब की अपन इसमें भी जेरेंट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी बी फर्स्ट प्लस आईएनजी।
अब ये चीजें उठाई गई कहां से, थोड़ा सा ये चीजें समझ लो। आपने देखा होगा दो टेंसों का कॉम्बिनेशन इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस। दोनों को कब कह सकते हैं, जब दोनों के अलग अलग गुण दिखाई देंगे तभी तो कहेंगे ना, ऐसे तो कहेंगे। परफेक्ट में अपन ने पढ़ा था ना, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस में अपन ने क्या पढ़ा था, ईच, आर, एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब जब दोनों का मिक्सचर बनाया गया तो रिजल्ट क्या आया, ध्यान दे। यहां से इसके पास है कि भैया हम एक मीटिंग रख रहे हैं और उसमें आप दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों के गुण दिखाई देने चाहिए। तो हैज या हैव ने कहा भाई हम तो जाएंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा परफेक्ट का नाम नहीं आना चाहिए, तो इनको ले आए, हैज और हैव आ गया। अब हैज और हैव की कंडीशन है कि हमारे बाद में अगर किसी भी प्रकार की वर्ब लगती है तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए। ठीक है, होल्ड पे रख दिया, इधर गए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी तभी तो पहचान बनेगी, बिना हेल्पिंग वर्ब की क्या पहचान होगी, ये भी बात सही। लेकिन क्या हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहुंच चुकी है, 3 आप 5 और पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे आपके जैसे 5 हेल्पिंग वर्ब एक टेंस में कैसे पढ़ पाएंगे, सोचो। इन्होंने कहा भैया एक काम करो, हम आपको ज्यादा लग रहे हैं तो आप हमारे बापू को ले जाइएगा। भाई बापू को ले जाओ, जब बैठो ले जाओ, बात तो है कि सोचो कि जा रहे हैं बापू को, कहां से निकले ये, इनकी जो रूट वर्ब है वो रूट वर्ब है बी। रूट वर्ब कौन सी है, बी, मतलब ये बी की पैदाइश से है। तो ये गुड आइडिया लेने वाले सोचता हाँ यार बी को ले चलते, बी को इसके पास बैठे हैं, कहते थर्ड फॉर्म बी। बी तो कहता भैया हम तो बने हुए इसीलिए, हम तो एडजस्ट फॉर्म है, हमको तो जहां जिस फॉर्म में आप एडजस्ट करोगे वैसे एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ चलो बी बना दो, ठीक है, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, इनकी पूरी फोर्थ फॉर्म, चलो थर्ड को भी रख लेंगे। बी के साथ तो कोई बैठा हो तो यहाँ पर ये फोर्थ फॉर्म बैठी। इस प्रकार से दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया गया। अब इसमें जो एडवर्ब के रूप में पर लेते हैं बड़ा काम है वो है फोर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम। 4 प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम मतलब टाइम दिया होगा कार्य के स्टार्ट होने का, कि जो कार्य स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, और उस टाइम से पहले सिंस या फोर का प्रयोग होगा। अगर टाइम से पहले सिंस या फोर आता है तो समझ जाएगा सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मनीष रीड न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। मनीष सुबह से एक बार पढ़ रहा है, लेकिन आप सोचेंगे यार सुबह से पढ़ रहा है, हो सकता है अपन जो शाम के समय पर सेंटेंस को पढ़े, शाम होगी पढ़ा, लेकिन जिसने देखा उसने तो उस समय पढ़ते हुए देखा ना, तो मनीष हैज बीन रीडिंग। तो सेंटेंस तो कह रहा है मनीष द्वारा पढ़ने का हम चालू, और अपन सोच रहे हैं यार तो शायद पूरा हो गया होगा। इस प्रकार से बड़ा ये प्रेजेंट टेंस है, उसके जो चारों भाग है कंप्लीट, इनका आप थोड़ा सा रिवाइज करें, इनको एक बार इनकी जितनी भी जो प्रैक्टिस सेट है वो निकालने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट निकालने से ही ये क्लियर हो पाएगा कि आपने जो भी पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इनके एडवर्ब, उनके अकॉर्डिंग क्या आपका ये मामला फिक्स हो पाया या नहीं हो पाया।